अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में, सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 21। समर की फाइल। सिंघानिया पैलेस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ड्राइंग रूम की टूटी हुई चीजें, दीवार पर लिखा खून जैसा लाल संदेश और आराध्या की मां का लॉकेट। ये सब देखकर किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि दुश्मन आखिर चाहता क्या है। अयान ने फर्श पर पड़ी फाइल उठाई। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, समर। नीचे एक पंक्ति थी, जिसे तुम दुश्मन समझते रहे, शायद वही तुम्हें बचाना चाहता था। ये पढ़ते ही राजवीर सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने तुरंत पूछा, पिताजी, क्या आप समर को जानते हैं? राजवीर कुछ क्षण तक चुप रहे। उनकी आंखों में 20 साल पुरानी यादें तैरने लगीं। आखिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं उसे जानता था। समर मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान ने हैरानी से पूछा, अगर वह आपका भरोसेमंद था, तो उसने हमें धोखा क्यों दिया? राजवीर ने धीरे से सिर हिलाया। यही सबसे बड़ा सवाल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अयान ने फाइल का अगला पन्ना खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में 3 बच्चे मुस्कुरा रहे थे, अयान, आराध्या और तीसरा बच्चा। लेकिन इस बार तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। इन तीनों में से एक सिंघानिया नहीं है। आराध्या के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब, अयान की नज़र भी उसी वाक्य पर टिक गई। अगर यह सच था, तो उनके बचपन की पूरी कहानी झूठ पर टिकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय महल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। गार्ड ने अंदर आकर सूचना दी, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। अयान ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा। कुछ ही देर में लगभग 70 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसने सीधे राजवीर की ओर देखा। बहुत साल बाद मिल रहे हैं, राजवीर। राजवीर अपनी जगह से खड़े हो गए। रघुनाथ, तुम? अयान ने पहली बार यह नाम सुना था। रघुनाथ ने बक्सा टेबल पर रखा। समर ने मरने से पहले ये तुम्हें देने को कहा था, लेकिन उसने कहा था, इसे तब तक मत खोलना जब तक अयान और आराध्या फिर से एक दूसरे से न मिल जाएं। अयान और आराध्या एक दूसरे को देखने लगे। क्या उनकी मुलाकात पहले से तय थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रघुनाथ ने धीरे धीरे बक्सा खोला। उसके अंदर 3 चांदी के लॉकेट रखे थे। एक लॉकेट अयान के पास पहले से था, दूसरा आराध्या के पास था, और तीसरा अब पहली बार सबके सामने था। तीनों लॉकेटों पर एक ही रहस्यमयी निशान बना हुआ था। राजवीर की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये तीनों लॉकेट मैंने अपने हाथों से उन 3 बच्चों को पहनाए थे। अयान ने पूछा, तीसरा बच्चा कौन था? रघुनाथ ने जवाब दिया, उसका नाम अभी बताने का समय नहीं आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इतना कहते ही अचानक पूरे महल की बिजली फिर से चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ आपातकालीन लाल लाइट जल रही थी। अचानक धड़म, ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्नब दौड़ता हुआ ऊपर गया। कुछ ही सेकंड बाद उसकी घबराई हुई आवाज पूरे महल में गूंज उठी, भैया, जल्दी आइए। अयान और अर्जुन तुरंत ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। खिड़की का शीशा टूटा पड़ा था, और रघुनाथ गायब थे। फर्श पर सिर्फ उनका टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। उसके नीचे एक कागज दबा हुआ था। अयान ने कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर समर का सच जानना है, तो आज रात 12 बजे शैतान घाटी अकेले आना। नीचे एक ही निशान बना था, काले नाग का चिन्ह। राजवीर उस निशान को देखते ही कांप उठे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये संगठन फिर से लौट आया। अयान ने उनकी ओर देखा। कौन सा संगठन? राजवीर ने आंखें बंद कर लीं।
जिसने 20 साल पहले हमारी पूरी दुनिया जला दी थी। और उसी क्षण महल के बाहर किसी स्नाइपर की बंदूक का लाल लेजर सीधा अयान के सीने पर आकर टिक गया। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 22। शैतान घाटी का जाल। अयान के सीने पर लाल लेजर डॉट साफ दिखाई दे रहा था। अयान, पीछे हटिए, आराध्या जोर से चिल्लाई, लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही धाएं गोली चल गई। अर्जुन ने तुरंत अयान को अपनी ओर खींच लिया। गोली उसके कंधे को छूते हुए दीवार में जा धंसी। सुरक्षा गार्ड तुरंत बाहर की ओर दौड़े। कुछ ही सेकंड में पूरे सिंघानिया पैलेस को घेर लिया गया, लेकिन स्नाइपर गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद पूरे परिवार की एक बैठक बुलाई गई। राजवीर सिंघानिया ने गंभीर आवाज में कहा, अब बात छिपाने का कोई फायदा नहीं। आज मैं तुम्हें उस संगठन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है काला नाग। कमरे में सन्नाटा छा गया। 20 साल पहले भारत के कुछ सबसे ताकतवर और भ्रष्ट उद्योगपतियों ने मिलकर यह संगठन बनाया था। उनका काम था धमकी, हत्या, जमीन पर कब्जा और अरबों रुपये की अवैध तस्करी। अयान ने पूछा, लेकिन हमारा परिवार उनके निशाने पर क्यों था? राजवीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे। और समर, वह मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था। आराध्या ध्यान से सब सुन रही थी। अब धीरे धीरे हर रहस्य एक दूसरे से जुड़ने लगा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के 11:30 बजे अयान अपने कमरे में अकेला खड़ा था। उसने अपनी जैकेट पहनी, कमर पर पिस्तौल लगाए। उसी समय पीछे से आराध्या की आवाज आई, आप सचमुच अकेले जाने वाले हैं? अयान ने बिना मुड़े कहा, अगर मैं नहीं गया तो शायद कभी सच सामने नहीं आएगा। आराध्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। और अगर यह जाल हुआ तो? अयान हल्का सा मुस्कुराया, जाल है, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए जाल में कदम रखना पड़ता है। आराध्या की आंखें भर आईं। मैं आपको खो नहीं सकती। ये सुनकर अयान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार बहुत धीरे से आराध्या का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। उनके बीच शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के ठीक 12 बजे अयान शैतान घाटी पहुंच गया। चारों तरफ घना जंगल, ऊंची चट्टानें और डरावनी खामोशी। दूर एक लालटेन जल रही थी। अयान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, तुम समय पर आ गए। अयान ने तुरंत पिस्तौल तान दी। सामने आओ। धीरे धीरे एक लंबा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसका चेहरा काले नकाब से ढका था। उसने कहा, समर गद्दार नहीं था। उसने अपनी जान देकर 3 बच्चों को बचाया था। अयान की आंखें सिकुड़ गईं। सबूत। नकाबपोश ने एक पुरानी डायरी उसकी ओर फेंकी। इसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन तुम्हारे पास इसे पढ़ने का समय नहीं है। अचानक पूरी घाटी में तेज सायरन बज उठा। चारों तरफ से दर्जनों हथियारबंद लोग निकल आए। वे सब काला नाग संगठन के सदस्य थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। अयान समझ गया, यह एक सुनियोजित घात था। उसी समय एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा विक्रम जोर से हंसा। स्वागत है अयान। मैंने कहा था ना, असली खेल अब शुरू होगा। अयान ने चारों ओर देखा। कम से कम 50 हथियारबंद लोग उसे घेर चुके थे। लेकिन तभी दूर से कई गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दी। अर्जुन सिंघानिया, अर्नव और पूरी सुरक्षा टीम वहां पहुंच चुकी थी। अयान हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। अर्जुन मुस्कुराए, तुम हमारे बेटे हो, तुम्हें अकेले कैसे आने देते? उसी क्षण पहली गोली चली और देखते ही देखते पूरी शैतान घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। अंधेरे जंगल में एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 23। समर का आखिरी सच। शैतान घाटी गोलियों की आवाज से गूंज रही थी। धाएं, धाएं, धाएं।
चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और गोलियों की बारिश। अयान एक चट्टान के पीछे छिपकर लगातार जवाबी फायर कर रहा था। अर्जुन सिंघानिया सुरक्षा टीम को निर्देश दे रहे थे, दाएं तरफ से घेरो, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अर्नव भी पहली बार अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, लेकिन विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच एक गोली आराध्या के बिल्कुल पास आकर लगी। वह संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ी। आराध्या। अयान बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी तरफ दौड़ा। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया। तुम ठीक हो? आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गोली मुझे नहीं लगी, बस गिर गई थी। अयान ने राहत की सांस ली। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया। अयान ने पलटकर एक ही वार में उसे निःशस्त्र कर दिया। आराध्या उसकी ओर देखती रह गई। उसे एहसास हो रहा था, अयान सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला इंसान है। उसी समय वही नकाबपोश व्यक्ति फिर से अयान के सामने आ गया। उसने हाथ उठाकर कहा, गोली मत चलाना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अयान ने बंदूक उसकी ओर ताने रखी। पहले अपना चेहरा दिखाओ। नकाबपोश ने धीरे धीरे अपना नकाब उतार दिया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो वही बुजुर्ग व्यक्ति था, रघुनाथ। अर्नव हैरान होकर बोला, लेकिन आपको तो पहले से अगवा कर लिया गया था। रघुनाथ मुस्कुराए, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं खुद वहां से निकला था ताकि मैं तुम्हें यहां तक ला सकूं। अयान गुस्से में बोला, आखिर क्यों? रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। क्योंकि समर ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर समर के हस्ताक्षर थे। रघुनाथ ने उसे पढ़ना शुरू किया। अगर यह पत्र अयान तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अयान, मैंने कभी तुम्हारे परिवार से गद्दारी नहीं की। उस रात मैंने तुम्हें, आराध्या और तीसरे बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं सिर्फ 2 बच्चों को ही सुरक्षित निकाल पाया। अयान की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत पूछा, तीसरा बच्चा कहाँ है? रघुनाथ कुछ बोलते उससे पहले धाएं, एक गोली सीधे उनकी छाती में आकर लगी। रघुनाथ जी! आराध्या चीख उठी। रघुनाथ जमीन पर गिर पड़े। अयान ने उन्हें अपनी बाहों में संभाल लिया। उनके होठों से खून बह रहा था। उन्होंने कांपते हुए अयान का हाथ पकड़ा। तीसरा बच्चा जिंदा है, और वह। इतना कहते ही उनकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कांपती उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। अयान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दूर पहाड़ी पर काले सूट में एक लंबा आदमी खड़ा था। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम भी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था, यानी विक्रम किसी और के इशारों पर काम कर रहा था। वह रहस्यमय आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा रिमोट का बटन दबा दिया। अचानक पूरी शैतान घाटी में जोरदार धमाके होने लगे। बूम बूम बूम। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। रघुनाथ ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, समर बेगुनाह था, और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अयान की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसने जलती हुई घाटी की ओर देखते हुए कसम खाई, जिसने भी मेरे परिवार को बर्बाद किया है, मैं उसे उसके हर गुनाह की सजा दूंगा। लेकिन अयान को अभी तक ये नहीं पता था कि जिस रहस्यमय आदमी को उसने अभी देखा, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 24। तीसरे बच्चे का रहस्य। शैतान घाटी में लगी आग धीरे धीरे शांत हो रही थी। सुरक्षा टीम घायल लोगों को बाहर निकाल रही थी। रघुनाथ के निर्जीव शरीर को सफेद चादर से ढक दिया गया। अयान कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में एक ही सवाल, आखिर तीसरा बच्चा कौन है? आराध्या उसके पास आकर धीमे स्वर में बोली, अयान, हमें यहां से चलना चाहिए। अयान ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
लेकिन उसके मन में एक कसम जन्म ले चुकी थी। अब वो इस रहस्य को किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह सिंघानिया पैलेस में असामान्य सन्नाटा था। राजवीर सिंघानिया अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके हाथों में एक पुरानी डायरी थी। अयान अंदर आया। दादाजी, अब और कुछ मत छिपाइए, सच जानने का समय आ गया है। राजवीर ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर अलमारी के पीछे बने एक गुप्त लॉकर को खोला। उसमें से उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के ऊपर लिखा था प्रोजेक्ट त्रिनेत्र। अयान ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? राजवीर ने भारी आवाज में कहा, यही वह फाइल है जिसके लिए 20 साल पहले इतने लोगों की जान गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उन्होंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर 3 बच्चों की तस्वीर लगी थी, अयान, आराध्या और तीसरा बच्चा। लेकिन इस बार तस्वीर के नीचे तीनों के पूरे नाम लिखे थे। अयान सिंघानिया, आराध्या और तीसरे नाम पर किसी ने काली स्याही फेर दी थी। अयान ने गुस्से से कहा, फिर वही खेल। राजवीर ने सिर झुका लिया। मैंने ये नाम जानबूझकर छिपाया था, क्योंकि अगर वह नाम बाहर आ जाता तो उस बच्चे की जान चली जाती। आराध्या ने धीरे से पूछा, क्या वह बच्चा आज भी जिंदा है? राजवीर ने धीमे से कहा, हाँ। और वह? उसी समय ट्रिंग ट्रिंग। अयान का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही रहस्यमय आवाज थी, अगर तीसरे बच्चे का नाम जानना है तो आज शाम 5 बजे शिवगढ़ किला आओ। अयान ने पूछा, तुम हो कौन? दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे बहुत करीब है। कॉल कट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम 5 बजे अयान और आराध्या शिवगढ़ किले पहुंचे। ये किला वर्षों से वीरान पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, ऊंचे बुर्ज और चारों तरफ गहरी खामोशी। दोनों अंदर बड़े ही थे कि सामने से एक बुजुर्ग साधु आते दिखाई दिए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उन्होंने अयान को देखते ही कहा, आखिरकार तुम यहां पहुंच ही गए। अयान ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं उस रात का गवाह हूं जिस रात तुम्हारी दुनिया बदल गई थी। आराध्या की धड़कन तेज हो गई। साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली। अयान उसे देखते ही चौंक गया। यही वही अंगूठी थी जो उसने ब्लैक वैली में उस रहस्यमय आदमी की उंगली में देखी थी। अयान ने तुरंत पूछा, यह अंगूठी आपके पास कैसे आई? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि जिस आदमी को तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो वो इस खेल का सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी अभी तक सामने ही नहीं आया। इतना कहकर साधु ने किले की सबसे ऊंची मीनार की ओर इशारा किया। अयान और आराध्या ने ऊपर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। डूबते सूरज की रोशनी उसके पीछे थी, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसी चांदी की अंगूठी को हवा में चमका दिया। अयान की मुट्ठियां भींच गईं। उसे एहसास हो गया, अब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेहद करीब पहुंच चुका है। भाग 25। नकाब के पीछे का चेहरा। शिवगढ़ किले की ऊंची मीनार पर खड़ा वह रहस्यमय आदमी कुछ पल तक अयान और आराध्या को देखता रहा। डूबते सूरज की लाल रोशनी उसके पीछे फैल चुकी थी। अयान ने गुस्से में आवाज लगाई, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, इतनी जल्दी नहीं अयान, 20 साल का खेल एक दिन में खत्म नहीं होता। इतना कहकर वह मीनार के पीछे गायब हो गया। अयान और आराध्या बिना समय गंवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब वे मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक काला लिफाफा रखा था। अयान ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। उसमें राजवीर सिंघानिया, समर, रघुनाथ
और एक चौथा व्यक्ति साथ खड़े थे। चारों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस चौथे आदमी का चेहरा किसी ने चाकू से पूरी तरह खरोंच दिया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, यही है काला नाग का पहला सरदार। आराध्या ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यही असली मास्टरमाइंड है? अयान ने तस्वीर को ध्यान से देखा। नहीं, कोई चाहता है कि हम इसी पर विश्वास करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ। बूम! पूरा किला हिल गया। अर्नव, अर्जुन और सुरक्षा टीम भी वहां पहुंच चुके थे। अर्जुन चिल्लाए, अयान, नीचे आओ। अयान और आराध्या नीचे की ओर दौड़े, लेकिन सीढ़ियों के बीच अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आराध्या का हाथ अयान के हाथ से छूट गया। अयान! उसकी आवाज गूंज उठी। आराध्या! अयान ने भी उसे पुकारा। तभी धुएं के बीच से किसी ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। उसने समझा शायद अयान है, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। गलती हो गई। जिस पर भरोसा किया वह अयान नहीं है। आराध्या ने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसका मुंह दबा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर धुआं छटते ही अयान ने चारों तरफ देखा। आराध्या कहीं नहीं थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां आराध्या का चांदी का कंगन टूटा हुआ पड़ा था। अयान ने उसे उठाकर कसकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक पूरे किले में एक स्पीकर की आवाज गूंजी। वही रहस्यमय आदमी हंस रहा था। अयान सिंघानिया, तुम हमेशा अपने सबसे करीबी लोगों को बचाने में देर कर देते हो। 20 साल पहले भी और आज भी। अयान ने गुस्से से चिल्ला कर कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। वह आवाज फिर गूंजी। अब अगला खेल शुरू होगा। अगर आराध्या को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले रक्त झील पर आना। और याद रखना, इस बार अगर तुम हार गए तो सिर्फ अपना प्यार नहीं, अपनी असली पहचान भी हमेशा के लिए खो दोगे। आवाज बंद हो गई। पूरा किला फिर से खामोश हो गया। अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आराध्या को हर हाल में वापस लाना। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि रक्त झील पर उसका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से होने वाला था। क्रमशः। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले पाठ में।